इतिहास में कई राजा हुए, लेकिन एक ऐसा राजा जिसकी कहानी अंधी महत्वाकांक्षा और खून खराबे से शुरू होकर परम शांति और करुणा पर खत्म होती है, वो वाकई हैरान करने वाली है। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम महान सम्राट अशोक के इसी अकल्पनीय सफर को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। अशोक की पुनर्खोज, चंड अशोक का उदय, कलिंग का टर्निंग पॉइंट, धम्म की नीति और अंत में अशोक की कभी न मिटने वाली विरासत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अशोक की पुनर्खोज। अतीत के रहस्य आखिर कैसे खुले? अब जरा सोचिए, 19वीं सदी तक दुनिया इस महान सम्राट को लगभग भूल चुकी थी। पूरे भारत में जगह जगह बड़े बड़े प्राचीन स्तंभ बिखरे पड़े थे, जिन पर कुछ अजीब सी लिपि उकेरी गई थी, और इन सब में 2 नाम बार बार आ रहे थे, देवानाम्पिय, जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय, और पियदसी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये उपाधियां थीं किसकी? ये कौन सा रहस्यमयी राजा था जो पत्थरों पर ऐसे संदेश छोड़ गया था? और इसका जवाब रातों रात नहीं मिला। साल 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश विद्वान ने कमाल कर दिया। उन्होंने इस रहस्यमयी ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर लिया। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स आया 1915 में, जब मास्की में एक और शिलालेख खोजा गया। इस खोज ने एकदम पक्का कर दिया कि ये देवानाम्पिय और पियदसी कोई और नहीं बल्कि राजा अशोक ही थे। मजे की बात तो ये है कि उत्तर पश्चिम के इलाकों में उन्होंने ग्रीक और अरामी भाषाओं का भी इस्तेमाल किया था, ताकि उनका संदेश हर किसी तक पहुंच सके। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, चंड अशोक का उदय। एक बेहद ही क्रूर और रक्त रंजित शुरुआत। मौर्य साम्राज्य की भव्य राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट बिंदुसार के बेटे अशोक के लिए सत्ता का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं था। ऐतिहासिक किंवदंतियों में एक आंकड़ा मिलता है जो रोंगटे खड़े कर देता है, 99। जी हाँ, कहा जाता है कि गद्दी हासिल करने के लिए अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम समेत अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। सत्ता की भूख का ये एक खौफनाक उदाहरण था। और इसी अकल्पनीय बेदर्दी और खून खराबे की वजह से उन्हें एक ऐसा नाम मिला जिससे पूरी रियासत कांपती थी, चंड अशोक, यानी बेहद भयंकर और क्रूर अशोक। उस दौर में ये नाम पूरे साम्राज्य में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। एक ऐसा शासक जो रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को नहीं बख्शता था। लेकिन फिर आता है हमारी कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, कलिंग का युद्ध। वो विजय जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। बात है 261 ईसा पूर्व की। अशोक खुद इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे और इसके नतीजे वो दिल दहला देने वाले थे। 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग हमेशा के लिए बेघर हो गए। ये कोई मामूली आंकड़े नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के उजड़ जाने की गवाही दे रहे थे, और वो भी सिर्फ अशोक की क्षेत्रीय विस्तार की जिद के कारण। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद जब अशोक युद्ध भूमि में उतरे और उन्होंने दया नदी के किनारे इंसानी लाशों के ढेर और चीखते चिल्लाते परिवारों को देखा, तो उनके अंदर कुछ टूट सा गया। उनका मन एक बहुत गहरे पछताव से भर उठा। उनके मुंह से बस यही निकला, ये कैसी विजय है। ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक क्रूर योद्धा अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था, और चंड अशोक वहीं हमेशा के लिए पीछे छूट गया। यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे भाग की, धम्म की नीति। एक बिल्कुल नई विचारधारा का जन्म। इस भयानक अपराध बोध से बचने के लिए अशोक ने शांति की तलाश की और बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म की शरण ली। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि अशोक का धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये दरअसल एक मॉरल कोड था, जीने का एक सही तरीका। इसका पूरा फोकस अहिंसा, माता पिता की इज्जत करने, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता दिखाने और जानवरों के प्रति दया भाव रखने पर था। यह अपनी प्रजा पर किसी धार्मिक नियम को थोपना बिल्कुल नहीं था। राज्य की पूरी फिलॉसफी ही पलट गई थी। मौर्य साम्राज्य जो पहले भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की गूंज पर चलता था, वो रातों रात धम्म घोष यानी शांति के संदेश में बदल गया। सत्ता का पूरा मकसद अब बदल चुका था। अब विजय का अर्थ जमीन जीतना नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीतना था।
और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थी। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैले अपने इतने विशाल साम्राज्य में अशोक ने सच में जमीनी स्तर पर काम किया। इंसानों के लिए तो छोड़िए, उन्होंने जानवरों तक के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कों के किनारे कुएं खुदवाए, और ये सब सही से चले इसके लिए धम्म महामात्र नाम के खास वेलफेयर अफसर नियुक्त किए। साथ ही बौद्ध संघ में एकता बनाए रखने के लिए तीसरी बौद्ध संगीति का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। कूटनीति की बात करें तो सैन्य ताकत की जगह अब शांति दूतों ने ले ली थी। उनकी ग्लोबल पहुंच इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने सीरिया, मिस्र और साइरिन जैसे दूर दराज के शक्तिशाली राजाओं के पास अपने शांति दूत भेजे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खुद के बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को धम्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ये दिखाता है कि वो हथियारों से नहीं बल्कि विचारों और संस्कृति से दुनिया जीतना चाहते थे। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अशोक की अमर विरासत, ऐसे प्रतीक जो आज भी आधुनिकता की पहचान है। 332 ईसा पूर्व में अशोक के निधन के बाद उनका साम्राज्य तो धीरे धीरे बिखर गया, लेकिन उनकी बनाई इमारतें अमर हो गईं। सांची का भव्य स्तूप, बराबर की गुफाएं और सारनाथ का वो मशहूर स्तंभ, इनकी कारीगरी देखिए। ये विशाल स्तंभ चुनार के एक ही बलवा पत्थर को काट कर बनाए गए थे और इन पर की गई पॉलिश इतनी जबरदस्त है कि आज 2000 साल बाद भी वो एकदम किसी धातु की तरह चमकते हैं। प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना। और ये बात कितनी शानदार है कि अशोक के बनाए हुए ये प्राचीन प्रतीक आज सीधे तौर पर हमारे आधुनिक भारतीय गणराज्य की पहचान है। सारनाथ का वो लायन कैपिटल आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, और उस स्तंभ का पहिया वो हमारे तिरंगे के बीचों बीच अशोक चक्र के रूप में शान से मौजूद है। उनकी शांति और सहिष्णुता की सोच आज भी हमारे देश के बुनियादी मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद एक सवाल जो मन में गहराई से आता है वो ये है कि सच्ची महानता आखिर किसमें है? क्या तलवार के जोर पर दुनिया जीतने में, या फिर करुणा और दया का रास्ता चुनने के उस अद्भुत साहस में? सम्राट अशोक की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली राजा वो नहीं होता जो पूरी दुनिया को जीत ले, बल्कि वो होता है जो अपने खुद के अंदर के अंधकार पर विजय प्राप्त कर ले। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।